जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो भाई साहब आपकी डेट आ चुकी है, 14-15 मार्च को एग्ज़ाम होना है। कब होना है? 14-15 मार्च 2026 को, शनिवार रविवार पड़ रहा है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बना लीजिए और प्रैक्टिस सेट भी करना आरंभ कर दीजिए। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन कराया जा रहा है, आप इसको करिए, आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मूल विधि एवं संविधान को। किसको पढ़ेंगे? मूल विधि एवं संविधान को। आप इसको एक बार कंप्लीट करिए, फिर बताइए कैसा लगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है, बताइए। तो विशाल स्नानागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसको? मृतकों का टीला बोलते हैं, है ना। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु के दाएं नदी पे, है ना, याद रखिए, कभी कभी दिशा भी पूछ लेता है। सिंधु नदी के या किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, बताइए। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, अभी पेट में भी प्रश्न पूछा है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ नर्तकी मूर्ति। क्या बोलेंगे उसको? नर्तकी मूर्ति, डांसिंग गर्ल। और क्या प्राप्त हुआ है? और वहाँ से प्राप्त हुआ है सर्वाधिक मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न पूछता है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। अच्छा, हड़प्पा किस नदी किनारे है, बताइए। हड़प्पा किस नदी किनारे है, बताइए। रावी नदी किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, है ना, याद रखें। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अनेक नगर मिले हैं। इनमें से जो मोहनजोदड़ो है, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। यहाँ से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है। इसका निर्माण पकी हुई ईंटों, जिप्सम, प्लास्टर, बिटुमिनस से किया गया ताकि यहाँ से पानी रिसे नहीं। यह नगर योजना सर्वाधिक उपयोग और उन्नत व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रमाण है। देखिए ये प्रश्न पूछता है यहाँ से फटाफट। क्या पूछता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था? तो भाई साहब सिंधु नदी किनारे था। कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी किनारे हो जाएगा। जो हड़प्पा लिपि की लेखन दिशा है यह कैसी मानी जाती है? तो आपका यह दाएं से बाएं मानी जाती है। दाएं से बाएं, है ना, दाएं से बाएं मानी जाती है। धौलावीरा किस विशेष उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा जो है यह विशाल जलाशयों व उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाल जलाशयों व उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। देखिए डांसिंग गर्ल की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। धान यानी कि चावल जो है इसका, यह जो है कहाँ पे मुख्यतः मिला है? तो आपका लोथल और रंगपुर में मिला है। कहाँ पे मिला है? लोथल और रंगपुर में मिला है। ये प्रश्न का आंसर बताइए। कह रहा है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था भाई? तो कहा जाता था औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। देखिए जो औरंगजेब था यह काफ़ी कठोर जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था? काफ़ी कठोर जीवन जीता था, है ना। बाकी इसका काल का याद रखिएगा कि 1658 से 1707 के दौरान यह जो है शासन करता था। तो यह जो है कठोर जीवन जीता था और अपने व्यक्तिगत जीवन में सादगी व धार्मिक अनुशासन रखता था। उसने क्या किया था? शराब, नशा, संगीत और दरबारी ऐश्वर्य से वह दूरी बनाए रखा था। कौन? औरंगजेब, याद रखिएगा, है ना। उसकी जो धार्मिक कट्टरता थी और व्यक्तिगत पवित्रता के कारण ही जो है समकालीन लोग उसे शाही, दरवेश और मुसलमान समाज में उसको जिंदा पीर कहते थे, इसलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किसमें थे भाई साहब? तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसमें थे? औरंगजेब के शासनकाल में। अच्छा सुनिए, औरंगजेब ने कौन सा शाही खिताब धारण किया था? तो आलमगीर का शाही खिताब किसने धारण किया था? तो औरंगजेब ने धारण किया था। दारा सिकोह को औरंगजेब ने किस युद्ध में पराजित किया? तो सामूगढ़ के युद्ध में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। कब हुआ था? 1658 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था। इसमें दारा सिकोह को किसने पराजित किया? औरंगजेब ने पराजित किया। दक्खन की किन सल्तनतों का औरंगजेब ने विलय किया? तो बीजापुर और गोलकुंडा का। औरंगजेब के काल में लाहौर की कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद निर्मित हुई है? तो बादशाही मस्जिद निर्मित हुई है। कौन सी मस्जिद निर्मित हुई है? बादशाही मस्जिद निर्मित हुई है। एक जन कमेंट किए थे कि इसमें वीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता वगैरह का प्रश्न नहीं। हाँ है, पहले जीएस का प्रश्न है और लास्ट में जाके आपका भारतीय नागरिक संहिता, मतलब सारे प्रश्न हैं, है ना। मूल विधि के जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न है, आप इसको एक बार कंप्लीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो कितनी निर्धारित की भाई साहब? जो देखो, जो लड़कियों थी और जो लड़के थे, लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। लड़कों की कितना? लड़कों की 18 वर्ष किया गया था।
है ना। देखिए, शारदा अधिनियम एक्ट 1929 के तहत बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। इसे राय साहिब हर विलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया। इसमें जो है तय किया गया कि जो लड़कियों की न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष रहेगी और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेगी। बाद में फिर ये संशोधन भी हो गया इसमें, तो जिसमें जो है लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। देखिए, शारदा अधिनियम यह कब से प्रभावित हुआ बताइए। शारदा जो अधिनियम है यह कब से प्रभावित हुआ था, तो आपका 1 अप्रैल 1930 से 1 अप्रैल 1930 से प्रभावित हुआ था। बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 का प्रमुख उपबंध क्या था, तो प्रमुख उपबंध यही था, बालक या बालिका का जो है 18 वर्ष हो जाएगा और बालक का 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अपराधों की प्रकृति क्या है, तो अपराधों की प्रकृति है संज्ञेय एवं गैर जमानती, धारा 15 में उल्लिखित है, याद रखिएगा। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अपराधों की प्रकृति क्या है, तो संज्ञेय एवं गैर जमानती है, धारा 15 में। बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल विवाह अधिनियम 2006 पर मतलब जो कि कौन सी धारा विशेष परिस्थितियों में बाल विवाह को स्वतः शून्य घोषित करती है, तो यह धारा 12 में उल्लिखित है, धारा 12 में उल्लिखित है। अच्छा, किन राज्यों ने सभी बाल विवाह को स्वतः शून्य माना है, किसने माना है बताइए, तो कर्नाटक ने 2017 से और हरियाणा ने 2022 से। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है, इसको आपको बताना है। तो देखिए भाई साहब, जो निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया, इसमें जो है अवतल लेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, अवतल लेंस का यूज होता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में किसका यूज होता है, उत्तल लेंस का। किसका होता है, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है ना, वह रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो मायोपिया में जो दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि मायोपिया में दूर का फार पॉइंट क्या होता है। मायोपिया में दूर का फार पॉइंट क्या होता है, तो आपका अनंत से कम दूरी पे होता है। हाइपर मेट्रोपिया में उसमें किस लेंस का सुधार होता है, तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। और किस लेंस की शक्ति ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वह ऋणात्मक मानी जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। बाकी सामान्य दृष्टि में निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है, तो आपको पता होगा। निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूर बिंदु आपका अनंत कहीं तक भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा रसायन है जिसे सामान्यतः बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है भाई साहब बताइए, तो कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है ना। अच्छा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3। अच्छा, बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए, बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो बूझा चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ना CaO। क्या बोलते हैं, CaO, याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है और बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। किसे अनबूझा चूना कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को बोलते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होगा भाई, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2CO3। और सुनिए, किस उद्योग में अभ्रक माइका कच्ची माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत में, है ना। देखिए, हल्दी के पौधे का खाने लायक कौन सा हिस्सा होता है बताइए, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, तो जड़ होता है, नहीं होता है, जड़ तो नहीं होता है। फल होता है, फल भी नहीं होता है। पुष्प भी नहीं होता है। हल्दी का खाने वाला हिस्सा जो होता है वह तना होता है। क्या होता है, तना। और तने का ही भाग होता है प्रकंद। तने का भाग क्या होता है, प्रकंद। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्रकंद। जैसे आलू के खाने का भाग कौन सा होता है, आलू के खाने का भाग कौन सा होता है, तो कंद होता है। ये सब किसके भाग हैं, तने के भाग हैं। और जैसे कि आपका हो जाएगा अदरक भी होता है ना, अदरक। तो अदरक का भी जो है आपका प्रकंद ही हो जाएगा, खाने वाला जो भाग होता है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है इसमें कह रहा है, वही चीज़ कह रहा है। देखिए, अदरक के खाने योग्य भाग क्या है, तो ये कह रहा है, ये है आपका प्रकंद हो जाएगा। आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कंद। और अच्छा, प्याज के खाने योग्य भाग क्या है, तो प्याज के खाने योग्य भाग है भाई साहब बल्ब। तो प्याज कैसा होता है, बल्ब के जैसा होता है, तो याद रखिएगा। तो प्याज के खाने वाला योग्य जो भाग होता है बल्ब होता है। गाजर का खाने योग्य भाग क्या है, तो आपका हो जाएगा जड़। क्या हो जाएगा, टैप रूट हो जाएगा, है ना। हल्दी में अच्छा पीला रंग देने वाला प्रमुख रंजन कौन सा है, तो यह करक्यूमिन है। ये सब तो आपको पता होगा, है ना। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई साहब, यह है आपका अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुआ है वहाँ प्रश्न बार बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें यह हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपका 2695 मीटर। कहाँ पे पड़ती है, केरल में पड़ती है ना, केरल में पड़ती है। वहाँ पे जो अन्नामलाई है वहाँ की पहाड़ियों पर स्थित है, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, दूसरी एक चोटी होती है, इसको बोलते हैं दो बेटा। क्या बोलते हैं,
दो दो बेटा, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई आपका 2635 के आसपास है, 2635 मीटर के आसपास, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, अनाईमुड़ी 2695 केरल के इडुक्की एर्णाकुलम में पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यह दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान दीजिए, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वहाँ पे स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये देखिए दो दो बेटा आ गया ना, तो दो दो बेटा किस राज्य में स्थित है भाई? तो यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। दो दो बेटा तमिलनाडु में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? तो अमरकंटक की ऊंचाई है 1048 मीटर, 1048 मीटर। और सुनिए, महेंद्रगिरी किस पर्वतमाला में है? तो महेंद्रगिरी जो है आपका यह पूर्वी घाट की पर्वतमाला में, पूर्वी घाट की पर्वतमाला में है। ये याद रखिएगा, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट होता है, देखिए ये भारत का मैप हो गया मान लीजिए, ठीक है, ऐसा करके, तो ये आपका पूर्वी घाट हो गया और ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, है ना। तो पूर्वी घाट में पाया जाता है महेंद्रगिरी, ठीक है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएंगी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी हो जाएंगी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। अनाईमुड़ी किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है? तो जो अनाईमुड़ी है आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल क्षेत्र से जुड़ा है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल क्षेत्र से जुड़ा है। अगला प्रश्न बताइए, देखिए जैव आरक्षित क्षेत्र है और भारत के राज्य हैं, इसको आपको मिलान करना है। चलिए कोशिश करिए। देखिए नोकरेक कहाँ पे पाया जाता है? बताइए नोकरेक कहाँ पे होता है? तो नोकरेक आपका मेघालय में होता है। नोकरेक कहाँ होता है? तो नोकरेक आपका हो जाएगा मेघालय में, है ना। मानस 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 कहाँ पड़ता है? तो मानस आपका असम में पड़ता है ना। सिमलीपाल बताइए, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। अगस्त मलाई कहाँ पड़ता है? तो अगस्त मलाई आपका हो जाएगा केरल में। तो ऑप्शन अपने हिसाब से मिला लीजिए, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? एक अथरी, एक अथरी, एक अथरी, एक अथरी, ये भी एक अथरी है और ये भी एक अथरी है, ठीक है। कौन सा होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा जैव क्षेत्र, कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र सिट्रस जेन सेंचुरी कहलाता है? कौन सा कहलाता है? आपका नोकरेक मेघालय कहलाता है। कौन सा कहलाता है? नोकरेक मेघालय कहलाता है। पिग्मी हॉग और गोल्डन लंगूर किस जैव आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मानस में पाए जाते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह साल के वन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? साल वन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त मलाई जैव आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? तो आपका यह फैला है केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पे फैला है? केरल और तमिलनाडु में फैला है। अगस्त मलाई जैव आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पे फैला है? तो केरल और तमिलनाडु फैला है। ये सब प्रश्न याद रखिए, यही सब प्रश्न तो पूछा जाता है। अब नॉर्मल प्रश्न तो कितना पूछेगा। असम के कौन से संरक्षित क्षेत्र यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल है? विश्व में मतलब कौन सा जो असम का जैव संरक्षित क्षेत्र है जो विश्व धरोहर स्थल है? तो आपका हो जाएगा मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा ये दोनों प्राकृतिक श्रेणी में जो है यूनेस्को में इसको स्थान दिया गया है। फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत तंत्र कौन सा है भाई? तो हो जाएगा आपका पिरेनीज। ये प्रश्न आपको पता था? सही से बताइएगा, ये प्रश्न आपको पता था? ये सब प्रश्न थोड़ा सा पूछ सकता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत तंत्र है वह कौन सा है? तो हो जाएगा आपका पिरेनीज। कौन सा हो जाएगा? पिरेनीज, है ना। देखिए जो पिरेनीज है ये आपका दक्षिण पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक यानी बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक फैला है। फ्रांस और स्पेन के बीच में ऊंची दीवार जैसी प्राकृतिक सीमा बनाता है। कौन बनाता है? अब अगर प्रश्न पूछ ले तो ये जो है गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिरेनीज जो है यह आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि जो इंडीज पर्वत श्रेणी है यह किस महाद्वीप में स्थित है भाई? तो आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं? तो किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं भाई? आपका नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। जुर्रा पर्वत है जिसको बोलते हैं जुरा पर्वत। यह जुर्रा जो पर्वत है यह किन देशों के बीच में फैले हैं? तो आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड देशों में फैले हैं। कौन सा पर्वत? जुरा पर्वत। एपी नाइन्स किस देश की रीढ़ कहे जाते हैं? जो एपी नाइन्स हैं यह किस देश की रीढ़ कहे जाते हैं? तो आपका इटली के, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न कह रहा है कि आगरा एवं अवध, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपका एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, इसको बोल रहा है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया? तो आप कहेंगे ये कौन सा प्रश्न है? देखिए यूपी को उत्तर प्रदेश, यूपी को पहले बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते थे? यूपी को पहले बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। आई बात समझ में? तो पहले क्या नाम था? देखिए 1836 में, ध्यान दीजिएगा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत का क्या होता है? गठन होता है। कब? 1836 में। फिर 1877 में जाके अवध को ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, अवध को किस में जोड़ दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत में जोड़ दिया गया। कब? 1877 में।
याद रहेगा। इसके बाद फिर 1902 में क्या होता है, 1902 में इसका औपचारिक नाम आगरा एवं, देखिए ये सब प्रोसेस क्या हो रहा है, ये सब प्रोसेस हो रहा है उत्तर प्रदेश बनने का। मतलब पहले क्या था, किसका गठन हुआ, फिर उसमें क्या जुड़ा, फिर इसके बाद क्या हो गया, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। कब हो गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। वही पूछ रहा है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत का जो नाम है औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया, 1902 में, 1902 में। ठीक है, तो 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो गया। इसके बाद फिर से इसका नाम छोटा कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है, 1937 में, 1937 में इसका नाम फिर से छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में 1950 में जाके, 1950 में जाके उत्तर प्रदेश का गठन होता है। बताइए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, है ना, 24 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश जो दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम जो है उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हो गया। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। बताइए अब यहाँ पे आके आप ऑप्शन, आप बताइए ऑप्शन दिया होगा, चलिए क्या होगा, तो 1902 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे पूरा दिया है डिटेल में। 1836 में, ध्यान से देखिए फिर से, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन होता है। 1877 में अवध को प्रशासनिक रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ जोड़ा जाता है। फिर 1902 में जो है इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937 में इसका नाम छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। फिर 1950 में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो आप कहेंगे अरे यार यूपी स्पेशल पूछ लिया, डीप में पूछ लिया, क्या बताऊँ कैसे सही करूँ। तो ये सब ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको जो है दूसरों से और आगे लेके जाते हैं, है ना। तो ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा नहीं याद करना। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन होता है। 1877 में इसको जो है NWP अवध को जोड़ दिया जाता है NWP के साथ, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ। फिर 1902 में इसका नाम ये हो जाता है। फिर 1937 में नाम छोटा हो जाता है। फिर 1950 में काम तमाम हो जाता है। काम तमाम मतलब उत्तर प्रदेश का गठन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि संयुक्त प्रांत जिसको बोलेंगे यूपी, याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस। संयुक्त प्रांत की जो राजधानी है यह इलाहाबाद। देखिए पहले इसकी राजधानी इलाहाबाद थी, जो आपकी प्रयागराज है। इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित कर दी गई, कब हुई भाई साहब, तो देखिए क्रमिक स्थानांतरण होता है। पहले 1921 में हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर 1935 तक जो है इसका पूर्ण दफ्तर सहित जो है इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया, है ना। ये चीज़ याद रखें। तो 1921 में जो है एक मतलब क्रमिक स्थानांतरण चालू हो गया। फिर 1935 तक पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो गया। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है मूलतः कहाँ स्थापित हुआ और कब इलाहाबाद लाया गया। देखिए जो यहाँ पे हाई कोर्ट है अपने प्रयागराज में, ये मतलब ये पहले आगरा में स्थापित हुआ था 1866 में। फिर बाद में प्रयागराज आ गया कब, 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में प्रयागराज में आ गया। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले इलाहाबाद थी, फिर बाद में लखनऊ आ गई, और जो हाई कोर्ट है वो पहले उसकी स्थापना आगरा में होती है, फिर बाद में इलाहाबाद में जाती है। कब आ जाती है, 1869 में। और हाई कोर्ट का गठन कब होता है, 1866 में। ओके, याद हुआ। 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे तो काहे नहीं याद होगा, ऐसे कैसे नहीं याद होगा भाई, हैं। अवध के चीफ कोर्ट व इलाहाबाद हाई कोर्ट का विलय किस आदेश से पारित हुआ, तो आपका पारित होता है यूनाइटेड प्रोविंस हाई कोर्ट आर्डर 1948। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संयुक्त प्रांत का पहला प्रीमियर कौन बनता है, तो ये आपके बनते हैं सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां, जिसको बोलते हैं नवाब छतारी, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संयुक्त प्रांत का प्रथम कांग्रेस प्रीमियर किससे नियुक्त किया गया, तो भाई सब इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत। यहीं से फिर आपके यूपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं ना, याद रखिएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संयुक्त प्रांत का प्रथम कांग्रेस प्रीमियर किसे नियुक्त किया गया, तो गोविंद बल्लभ पंत को नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं। देखिए आप बचपन में होंगे, आपका जन्म तब तक तो हो चुका होगा कम से कम, मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ। कौन सा नया राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग बना, कौन सा बना, तो आपका उत्तरांचल, जो उसको बोलते हैं उत्तराखंड, ये बन गया, है ना। वर्तमान नाम उत्तराखंड हो गया, पहले उत्तरांचल नाम होता है। आप एक वाइट वाली कॉपी होगी, आप बचपन में पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए उत्तरांचल लिखा होता था, है ना। तो वर्तमान नाम इसका 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हो जाता है, पहले नाम था उत्तरांचल। ठीक है, देखिए इसका प्रश्न का आंसर होता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, बताइए। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है ना, याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 490 वर्ग किलोमीटर, 490 वर्ग किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा। इसे राष्ट्रीय उद्यान 21 जनवरी 1977 की अधिसूचना से घोषित किया गया। 21 जनवरी 1977 की अधिसूचना से इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। किसको, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में भाई है, आपका लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी, केवल एक है, कितनी है, केवल एक।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किन किन जनपदों में फैला है? जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका पीलीभीत और शाहजहाँपुर में। दुधवा की उत्तरी सीमा जो है वह किस नदी से बनती है? आपका मोहना नदी से बनती है। और जो दक्षिणी सीमा है आपका सुहेली नदी से बनती है। याद रखिएगा, उत्तरी जो सीमा है आपका मोहना नदी से और दक्षिणी जो सीमा है वो आपका सुहेली नदी से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का बफर क्षेत्र कितना है? लगभग 190 वर्ग किलोमीटर, लगभग 190 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में चुनाव के संदर्भ में, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको बोलेंगे वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये यूज कब होता है, मतलब ये इसका यूज सबसे पहले कब किया गया था? तो इसका यूज सबसे पहले किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। कहाँ पे? नागालैंड विधानसभा के उपचुनाव में। नागालैंड विधानसभा के उपचुनाव। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि एक पर्ची छपती है। क्या होती है? एक पर्ची छपती है जिसमें जो आपके क्रमांक होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं उनका नाम होता है, उनका चुनाव चिन्ह होता है ना, जो आप वोट देने जाते हैं तो उसमें एक पर्ची छपती है। तो इसमें जो है फिर आप अगर करेंगे तो उसमें 7 सेकंड बाद जो पर्ची होती है वो मतलब जो कट के जो बॉक्स होता है उसमें जाके गिर जाती है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। देखिए वीवीपीएटी का फुल फॉर्म ये होता है, कह रहा है कि मत देने पर वीवीपीएटी एक पर्ची छापती है जिसमें क्रमांक, प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है और 7 सेकंड पारदर्शी खिड़की में यह दिखती है, फिर स्वतः कटकर सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है। कानूनी निर्धार क्या है कि द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में 14 अगस्त 2013 को संशोधन अधिसूचित कर वीवीपीएटी का प्रावधान किया गया था। तो और यह पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार प्रयोग आपका वही नोक्सेन नागालैंड के विधान के उपचुनाव में किया गया था सन सितंबर 2013 में। चलिए अगला ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 2024 अनुच्छेद 324 यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है भाई? तो आपका चुनावों की सर्वाधिकारिता या फिर नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित। लोकसभा का या विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए बनने की आयु 30 वर्ष, है ना। भारत में ईवीएम का ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ईवीएम का, क्योंकि भी बिहार में इलेक्शन भी हुआ है, तो भारत में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो सबसे पहले होता है आपका 19 मई 1982 को। 19 मई 1982 को पारूर विधानसभा केरल में, पारूर विधानसभा केरल में 19 मई 1982 को सबसे पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी यह कब लागू होता है? तो आपका लागू होता है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तुरंत और चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक। मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है भाई साहब? तो आपका है यह जो है 18 वर्ष, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है बताइए? बालिका दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगर आपसे पूछ ले 24 जनवरी को 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है ना। अभी 1 दिसंबर को एड्स दिवस बीता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। स्पीड पोस्ट जो सेवा है इसकी शुरुआत कब होती है भाई? तो इसकी शुरुआत होती है सन 1986 में। कब होती है? 1 अगस्त 1986। 1 अगस्त 1986 से इसकी शुरुआत हो जाती है ना, याद रखिएगा। स्पीड पोस्ट देखिए पीआईएन कोड प्रणाली कब से शुरू होती है? पीआईएन कोड प्रणाली यह कब से शुरू होती है? तो आपका 15 अगस्त 1972 से। 15 अगस्त 1972 से। पिन कोड में कितने अंक होते हैं? तो पिन कोड में आपके 6 अंक होते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीबी का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कब हुआ था? होता है 1 सितंबर 2018 को। 1 सितंबर 2018 को। भारतीय डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्पीड पोस्ट किस श्रेणी सेवा मानी जाती है? आपका प्रीमियम मेल सेवा मानी जाती है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? शादी ब्याह तो खत्म हो गया है ना, तो ध्यान से दीजिए मतलब ध्यान से मॉक टेस्ट दीजिए और पढ़िए, आपका एग्जाम तो आ ही गया है ना। चलिए बात करेंगे लास्ट में कुछ कैसे तैयारी करें, मैथ रीजनिंग, है ना। इस पर ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी पे। यहीं से ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से 99% चांस है आपका मार्क आने का, है ना। बाकी जीएस का तो कोई और छोर है नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10 से 15 या 20 मॉक टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाए आपके, है ना। देखिए CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो CD रोम का पूर्ण होता है, इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, जिसमें क्या होता है? जिसमें जो है केवल डेटा को पढ़ा जाता है। जिसमें क्या होता है? केवल डेटा को पढ़ा जाता है, बदला नहीं जा सकता। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है ना, कंप्यूटर में आता है प्रश्न। चलिए कंप्यूटर भी एक करा देंगे मैराथन, जिसमें अभी तो EMRS और KVS में कंप्यूटर पूछ रहा है तो उसको भी कराना फिक्स है।
देखिए CDR का फुल फॉर्म क्या होता है, CDR फुल होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। देखिए ये इसको जो है फिर से बदला जा सकता है, उसको नहीं बदला जा सकता CD इसको CD रोम को, है ना। DVD का फुल फॉर्म क्या है, अब आपके पास DVD थी बचपन में, बताइए हैं। DVD का फुल फॉर्म क्या है, DVD को बोलेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अरे भाई यार, जो CD कॉम्पैक्ट डिस्क कैसेट आता था ना। ब्लू रे सिंगल लेयर डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है, तो आपको 25 GB होती है। USB का फुल फॉर्म क्या है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। URL का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो लिंक वाला मामला होता है। अक्टूबर 2025 में, ये प्रश्न देखिए बढ़िया प्रश्न है। अक्टूबर 2025 में उद्घाटित नामचिक नामफुक कोयला खदान अरुणाचल प्रदेश से जुड़े निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। कह रहा है अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान है, हाँ तो यह है। इस अवसर पर भूमि पूजन एवं 100 वृक्षारोपण पहल के तहत वृक्षारोपण भी किया गया, ये भी बात सही है। यह खदान में 5 करोड़ टन कोयले का भंडार उपलब्ध है, 5 करोड़ टन। 5 करोड़ टन, तो भाई साहब 5 करोड़ टन नहीं होगा यहाँ पे, 5 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। 1.5 करोड़ टन है, कितना है, 1.5 करोड़ टन है, याद रखिएगा। और इसे पहली बार 2003 में आवंटित किया गया था, हाँ ये बात तो सही है। तो कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ये सारे सही हैं, बाकी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, असत्य पूछा है तो असत्य बता दीजिए, है ना। चलिए इसको बताइए कि नामचिक नामफुक कोयला खदान किस जिले में स्थित है, आपका चांगलांग में है। मिशन ग्रिल कोल रीजन के तहत 2030 तक भूमि पुनर्स्थापन का लक्ष्य कितना है, 16,000 हेक्टेयर। ऐसे प्रश्न को देखकर आपको डरना नहीं है, पहली बार मैं बता दें, क्योंकि थोड़ा मॉडरेट से अपर लेवल के सब प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न देख के डरेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। सिलेक्शन कैसे होगा। नामचिक नामफुक सेंट्रल ब्लॉक किस नीलामी से चालू हुआ, तो आपका हुआ है 2022 की नीलामी से। नामचिक नामफुक कोयला खदान से राज्य को वार्षिक राजस्व कितना प्राप्त होने का अनुमान है, आपका 100 करोड़ से अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। तो एक सरसरी निगाहों से अगर आप देखे रहेंगे ना, तो हो सकता है आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए, यहाँ से प्रश्न आपका सही हो जाए, है ना। देखिए बाकी इजी वाला क्वेश्चन तो सबको करना है, तो आपको वो गलत नहीं करना है, उसको भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 2 अक्टूबर 2025 को जीजी पारीख का निधन हो गया, वे कौन थे बताइए भाई साहब। जो जीजी पारीख थे ये कौन थे, तो ये आपके थे स्वतंत्रता सेनानी। क्या कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी। ये आपके उसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना 1942 वाला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के उसमें सहभागी थे, उस दौरान वो जेल भी गए थे, है ना, याद रखिएगा। जीजी पारीख बहुत बढ़िया है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है ना कि कह रहा है कि जीजी पारीख ने किस आंदोलन में पहली बार जेल दिखी थी, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। आपातकाल भारत में कब से कब तक लागू रहा, तो ये आपका वही इंदिरा काल का है, इंदिरा गांधी के काल में ना, जून 1975 से मार्च 1977 तक। 2 अक्टूबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। भारत छोड़ो प्रस्ताव क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को पारित होता है, तो ये तो याद रखेगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1960 में। कब होती है, 1960 में होती है। और कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, लुधियाना में नहीं होती है, ये होती है आपका उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड के पंतनगर में। उत्तराखंड के पंतनगर में 1960 में यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो 1960 ये पंतनगर आपका होता है उत्तराखंड में। तो पहले तो उत्तराखंड जो था ये आपका उत्तरांचल था, और उत्तरांचल आपके यूपी में था, है ना, याद रखिएगा। देखिए भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, GBPUAT। इसकी स्थापना 1960 में होती है उत्तराखंड के पंतनगर में। बाकी ये पहले यूपी का हिस्सा था। इस विद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। किसको, इसी विद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। अंगूर अनुसंधान कहाँ स्थित है भाई साहब, पुणे में स्थित है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, इसकी स्थापना कब होती है, 1962 में होती है। और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, कटक नहीं, हैदराबाद यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए सही दिया है गलत दिया है। भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। चावल अनुसंधान कटक, मैं आपको बताया था इसके पहले वाले पार्ट में। देखिए अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, ये तो आपको पता ही होगा, चंद्रकांत सोमपुरा। कौन हो जाएंगे, चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। इसलिए इनको जो है बाद में इनको पद्मश्री भी मिला है ना, याद रखें। इनको क्या मिला है, इनको बाद में पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। इनके पुत्र भी थे ना, एक नहीं 2 पुत्र थे शायद, वो भी जो है इसमें काफ़ी सहयोग किए थे। आशीष नाम था और क्या नाम था, एक निखिल था क्या, आशीष निखिल ऐसे करके, हाँ सही है। देखिए श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन कौन है, नृपेंद्र मिश्रा। मंदिर निर्माण व निष्पादन का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसने संभाला,
तो L&T कंपनी ने, है ना, L&T कंपनी ने, लार्सन एंड टर्बो। मंदिर की कुल ऊंचाई शिखर से कितनी है? तो आपका 161 फीट है। कितनी है? राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। प्राण प्रतिष्ठा सभा मतलब उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, यह कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को। बहुत तगड़ी ठंड थी भाई, बहुत तगड़ी ठंड थी उस दिन, जान लीजिए, है ना। अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में हो रहा है? तो नागर शैली में हो रहा है। अपने उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बन रहे हैं सब नागर शैली में बन रही है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 2.1%। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? कृषि विकास। क्या लक्ष्य था? कृषि विकास, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना पर मतलब किससे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? कृषि विकास पे जोर दिया गया था। और लक्ष्य था 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। 3.6%, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में लाभ हुआ था, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार पूछता है तो हो जाएगा आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। और इसमें किस पे सबसे ज़्यादा विकास पर जोर दिया गया था? किसके? तो कृषि के। अच्छा, ये जो महालनोबिस मॉडल है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था? तो यहाँ पे जो है कृषि और उद्योग पर। कृषि और उद्योग अगर आपसे पूछ ले तो वो आपका दूसरे पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान से सुनिएगा, उसमें भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, और पंचवर्षीय योजना से देखिए मैं 4-5 बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाँचवीं, क्योंकि पाँचवीं में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और पंचवर्षीय योजना पूछता है आपका 12वीं, शायद 12वीं पूछता है ना, 12वीं, ठीक है। और क्योंकि 12वीं लास्ट वाला है। और मान लीजिए, चलिए इतना बताइए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें आपका लक्ष्य क्या था? मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको यार, फोकस। इसमें जो फोकस किस पे था? तो फोकस था आपका कृषि पे। फोकस किस पे था? सबसे ज़्यादा फोकस था कृषि पे। और कौन सी मॉडल थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से लेकर 1961 के आसपास में था। दूसरी पंचवर्षीय का जो मॉडल था ये महालनोबिस मॉडल था, महालनोबिस मॉडल था, है ना। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ और प्लस आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ और प्लस आत्मनिर्भरता। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था आपका तीव्र एवं सतत समावेशी विकास, 2012 से 2017 तक था। कौन सा? 12वीं पंचवर्षीय योजना, है ना, याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1951 से 1556। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी जो लाल नंदा थे ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। देखिए भारत में जो आर्थिक नियोजन हुआ था उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। आर्थिक जो नियोजन हुआ था, आर्थिक नियोजन, तो इस आर्थिक नियोजन के अंतर्गत ये किस सूची का विषय, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये होता है, ये है आपका समवर्ती सूची का विषय। आर्थिक जो नियोजन है यानी योजना आयोग, ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। गांधीवादी योजना आपका 1944 से मतलब काफ़ी सारी जो योजना थी उससे प्रेरित होकर ये योजनाएं सारी बनी थी। पहली योजना का वही वृद्धि दर कितना था? तो 2.1%। प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था आपका महालनोबिस मॉडल था। चलिए अब आ जाता है आपका मूल विधि, है ना। अभी तक तो मान लीजिए जीएस वाला मामला था, अब आ जाता है मूल विधि। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस धारा में दंडनीय है? मिथ्या साक्ष्य गणना, देखिए ध्यान से देखिएगा, मिथ्या साक्ष्य गणना बोला है, मिथ्या साक्ष्य देना नहीं बोला है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड नहीं बोला है, क्योंकि ये जो धारा है ये 3 धारा अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के किस धारा में दंडनीय है? बताइए किस धारा में? आपका हो जाएगा धारा 228, धारा 228। अब देखिए, अब ध्यान से एकदम समझिएगा, जो धारा 227 है, धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य देना के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मिथ्या साक्ष्य देना के बारे में बताया गया है 227 में। 228 में साक्ष्य गणना के बारे में बताया गया है। और 229 में साक्ष्य के लिए दंड के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है?
मिथ्या साक्ष्य के लिए जो दंड दी जाती है उसके बारे में बताया है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही सब चीज़ है कि भारतीय न्याय संहिता धारा 227 में मिथ्या की साक्ष्य देना परिभाषित है, लेकिन 229 में दंड का प्रावधान है। बाकी 228 में गणना वाली बात की जाती है। देखिए झूठी गवाही की परिभाषा BNS 2023 के किस धारा में दी गई है? झूठी गवाही तो आपका दी गई है 227 में झूठी गवाही की बात की जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार न्यायिक कार्यवाही में झूठी गवाही देने पर अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है भाई? तो अधिकतम आपका 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का हो सकता है। झूठी गवाही देना किस प्रकार का अपराध है? तो आपका असंज्ञेय या तथा जमानती अपराध है। असंज्ञेय तथा जमानती अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जांच अधिकारी को झूठा बयान देता है तो क्या यह झूठी गवाही मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। झूठी गवाही देने का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? तो सामान्यतः वही मतलब होता है कि न्याय को प्रभावित करना या फिर किसी दोषी या निर्दोष को सिद्ध करना। झूठे साक्ष्य से संबंधित अपराध की जो सुनवाई होती है वह किस प्रकार के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है? तो आपका जो है धारा 229 के 1 के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या फिर धारा 229(2) के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में BNS के अंतर्गत कुल कितनी धाराएँ हैं? कुल कितनी धाराएँ निर्धारित की गई हैं, ये आपको बताना है। इसको बताइए आंसर फटाफट। तो आपका हो जाएगा 358 धाराएँ। कितनी धाराएँ हैं? 358 धाराएँ। तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का कुल कितनी धाराएँ हैं? तो 358 धाराएँ। एक प्रश्न हम आपको पिछले बार में करा चुके हैं, वहाँ से प्रश्न बताइए अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे। जो BNS 2023 है यह किसका स्थान लिया है? मतलब किस पुराने कानून का स्थान लिया है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? भारतीय दंड संहिता IPC के 1860 का स्थान लिया है ना, याद रखिएगा। तो आपका पूछा है कि BNS 2023 में कितनी धाराएँ हैं? तो 318 धाराएँ। अच्छा ये बताइए VNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसमें कितनी धाराएँ हैं? तो उसमें जो है आपका है 531 धाराएँ। कितनी धाराएँ हैं? 531 धाराएँ हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो BSA है, BSA 2023 में उसमें कितनी धाराएँ हैं? तो 3 चीज़ तो याद रखना पड़ेगा। उसमें 170 धारा है। कितनी धारा है? 170 धारा है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में BNS में 358, BNSS में 531 धारा और BSA में 170 धारा। BSA में कितनी धारा? 170 धारा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वही चीज़ तो पूछा है यहाँ पे भी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल कितने अध्याय भाई? तो आपको याद रखिएगा 20 अध्याय। कितने अध्याय? 20 अध्याय। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है किस पुराने कानून का स्थान लिया है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 का। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में कुल कितनी धाराएँ हैं? 531 धाराएँ। ये सब प्रश्न तो आपको याद हो गया होगा, है ना। ये सब प्रश्न याद रखिए। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर आए भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में कुल कितनी धाराएँ हैं? तो आपका 170 धाराएँ। तीनों नए आपराधिक कानून कब से लागू होते हैं? तो आपका 1 जुलाई 2024 है। ये प्रश्न पिछले पार्ट में भी करा चुके हैं, है ना। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिलती है? तो आपको मंजूरी मिलती है 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का अधिनियम संख्या क्या है? तो अधिनियम संख्या है 45। 2023 का अधिनियम संख्यांक कितना है? 45, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगर अगला प्रश्न करा कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर विशेष प्रावधान किस धारा में है? बताइए किस धारा में है? तो आपका धारा 111 में। किसमें है? धारा 111 में। इसको बोल रहे हैं सतत अवैध गतिविधि, ठीक है, आर्थिक अपराध, है ना, इसमें ये सब आते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि छोटे संगठित अपराध, है ना, छोटे संगठित अपराध भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 किस धारा में है? छोटे संगठित अपराध। तो आपका धारा 112 में है। धारा किसमें है? धारा 112 में। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। धारा 111 में क्या है? संगठित अपराध है। धारा 111 में संगठित अपराध है। धारा 112 में छोटे संगठित अपराध है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की किस धारा में आतंकवादी कृत्य परिभाषित है? आतंकवादी कृत्य परिभाषित है। किसमें परिभाषित है भाई? तो इसमें जो है धारा 113 में। धारा 113 में। तो कई सारे धारे हैं। लास्ट में आपको कुछ मतलब एक बहुत बढ़िया आदित्य सिंह का नोट्स है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा बताए उन्होंने, मैं आपको दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। मतलब एकदम टू द फैक्ट, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के 3 में किस कृत्य पर दंड है? तो दुष्प्रेरण पे, प्रयास पे, षड्यंत्र पे या जानते हुए संगठित अपराध की सुविधा तैयारी पे। ओके सर, चलिए ये भी प्रश्न तो ईजी है। चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 के अनुसार गिरफ्तारी की वारंट कितनी अवधि तक प्रभावित रहता है भाई? बताइए इसका आंसर बताइए, कितनी अवधि तक प्रभावित रहता है? तो यह तब तक प्रभावित रहता है
जब तक उसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या निष्पादित नहीं कर दिया तब तक जारी रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 72(2) के वारंट के रूप में क्या सही है? तो यह सही है कि वारंट लिखित हो और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो, है ना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रतिभूति लिए जाने के निर्देश देने की जो शक्ति किस धारा में? धारा 73 में है। वारंट सामान्यतः किसे निर्देशित किया जाता है? तो आपका एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, सो तो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही है? यदि वारंट कई अधिकारियों, व्यक्तियों और निर्दिष्ट हो तो किसके द्वारा यह निष्पादन मान्य है? तो सभी या किसी एकाधिक द्वारा निष्पादित यह किया जा सकता है। यदि मतलब पुलिस उपलब्ध न हो और तत्काल निष्पादन करना जरूरी हो तो कोर्ट वारंट के लिए किसे निर्देशित करेगी? तो कोर्ट वारंट के लिए एक अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को भी निर्देशित यह कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या जारी करने वाली जो अदालत है वह वारंट रद्द कर सकती है? हाँ भाई, जो जारी करता है वो तो रद्द भी कर सकता है। यही वजह है कि जब तक वारंट प्रभावी रहता है, मतलब यही वजह है कि वारंट तब तक प्रभावी रहता है जब तक रद्द या निष्पादित न हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या बोल रहा है? कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 168 के विषय में, जो धारा 168 या किस विषय से संबंधित है? देखिए भाई साहब, जो 168 है आपका पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों का निवारण से संबंधित है। पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों का निवारण से संबंधित है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 169 धारा 169 किस बारे में है? तो आपका संज्ञेय अपराध किए जाने की परिकल्पना की सूचना वरिष्ठ या फिर उत्तरदायी अधिकारी को देने से संबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 170 क्या कहती है? 170 कहती है कि संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु बिना वारंट की गिरफ्तारी करने की शक्ति है। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की 171 क्या बोल रहा है? 171 बोल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से बचाने हेतु पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो धारा 169 हो गया, धारा 170 हो गया, धारा 171 हो गया। धारा 172 बताइए, धारा 172 क्या कह रहा है? धारा 172 कह रहा है कि इस अध्याय के तहत पुलिस वैध निर्देशों के का जो पालन होता है वह सबके लिए बाध्यकारी होता है। और धारा 168 क्या कह रहा है? धारा 168 कह रहा है, वही बीएनएस की धारा 2023 की धारा 168 कह रहा है कि पुलिस का जो है वो निवारक कार्य होता है। तो मान लीजिए ये प्रश्न नहीं पूछता है, ये प्रश्न पूछिएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का उद्देश्य क्या है? 163 का उद्देश्य है कि उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्कालिक मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति है। किसमें? धारा 163 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं भाई साहब? तो इसमें जो है, इसमें आपका हो जाएगा एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। एक अध्यक्ष यानी कि एक चेयरपर्सन होंगे और 6 सदस्य होंगे, और 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला भी होंगी। याद रखिएगा, 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला होना आवश्यक है, एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अच्छा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की प्रवर्तन तिथि क्या है? तो आपका हो जाएगा 15 फरवरी 2007। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि क्या हो, कितनी वर्ष होती है? 3 वर्ष होती है। विश्व बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है ना। जबकि भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनपीसीआर के अनुसार बालक किसे माना गया है? तो बालक उसे माना गया जो 18 वर्ष से कम हो, जो 18 वर्ष से कम हो, है ना। 18 या 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है उसको बालक माना गया है। चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य घोषित करने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है? यानी कि जो कोई क्षेत्र है उसको अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको घोषित करना है तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया क्या होगी बताइए? केंद्र सरकार मौखिक आदेश देगी, ये कौन सी बात हुई? एकदम गलत है, ये तो एकदम गलत है। राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करता है। हाँ ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है इसमें अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित करना है तो राज्य सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना जारी करता है। क्या करता है? अधिसूचना जारी करता है। अच्छा ध्यान से ये बताइए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय हैं और कितनी धारा है? तो इसमें जो है आपका टोटल 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और लगभग जो है 66 धारा है। कितनी है? 66 धारा है, 66 धाराएँ हैं, है ना, याद रखिएगा। देखिए भाई यहाँ भी पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं और 66 धाराएं हैं। अभ्यारण्य की परिभाषा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा में दी गई है? धारा 2 के 26 में दी गई। वन्य जीव परिरक्षण निर्देशक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका यह केंद्र सरकार करती है। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो आपका जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? चलिए बताइए कौन हटा सकता है?
तो आपके राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, है ना। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। कब का है? 1993, जिसको बोलते हैं NHRC। NHRC, अच्छा NHR, इसके बारे में शायद मैं इस प्रश्न बता भी चुका हूँ। तो NH जो RC है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बताइए? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है आपका राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है, ये तो आयोग बन गया, अधिनियम जो है वो कब आया? तो आता है 1993 में। कब आता है? 1993, 28 सितंबर 1993 को, 28 सितंबर 1993 को आता है। ठीक है, फिर बाद में रिपोर्ट वगैरह अपना भेजा जाता है, राज्य सरकार को भी फिर रिपोर्ट भेजा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हुए संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना का भाग किस निर्णय में माना गया? किस निर्णय में माना गया बताइए? किस निर्णय में माना गया? तो आपका माना जाता है मिनर्वा मिल्स, ये तो नहीं होगा। IR कोहेलो, ये भी नहीं है। मद्रास, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये सार बम्बई बनाम भारत संघ, ये सार बम्बई बनाम भारत संघ में माना गया है। इसके बारे में देखिए क्या करा कि ये सार बम्बई बनाम भारत संघ 1994 निर्णय में संघवाद और पंथ निरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 356 है, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति है यह पूर्ण नहीं है, इसका न्यायिक पुनरीक्षण संभव है। क्या है? इसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। ठीक है, चलिए बाकी छोड़िए। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? तो बहुत बढ़िया, एकदम ऐतिहासिक मामला है भाई साहब। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाला मामला। मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? इसका निष्कर्ष था कि न्यायिक पुनरीक्षण और संसद की जो सीमित संशोधन है उसकी शक्ति संविधान की मूल संरचना है। IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, यह 2007 के निर्णय में क्या कहा गया? यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन आते हैं। फ्लोर टेस्ट शब्द, यह किस फ्लोर जो टेस्ट है, यह इस शब्द का जो है किस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है? प्रयोग होता है यह जांचने के लिए कि राज्य की जो सरकार के पास जो विधानसभा है उसमें बहुमत है या नहीं है, जो विधानसभा में जो है बहुमत है कि नहीं है। ठीक है, फ्लोर टेस्ट याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कृषि आय के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए कृषि आय के बारे में। आयकर अधिनियम आता है ना एक, आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो है जो कृषि आय है इसको कर से मुक्त बोला गया है। क्या बोला गया है? कर से मुक्त बोला गया है। ठीक है, कह रहे कृषि आय सदैव कर योग्य है। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। अभी हम बोले कृषि आय जो है वो कर युक्त नहीं है। कृषि आय पर केवल अधिभार लगता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कृषि आय जो आयकर अधिनियम 1961 में परिभाषित है, हाँ, धारा 10 के एक के तहत कर से मुक्त है, एकदम सही है। कर से मुक्त मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये 1900 मतलब आयकर अधिनियम 1961 में परिभाषित है। ठीक है सर, याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करा कि क्या कृषि आय केंद्र सरकार के कराधान के अंतर्गत आती है? नहीं, यह राज्य सरकार के अंतर्गत में आती है। जो कृषि है यह केंद्र सरकार के कराधान के अंतर्गत आती है? नहीं। आयकर अधिनियम के प्रवर्तन तिथि क्या है? तो आपका 1 अप्रैल 1962 है। 1 अप्रैल 1962 है। दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है? तो दोहरे कराधान से राहत आपका अध्याय 9 में दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की यह किस धारा की कटौती योग्य है? तो आपका अधिनियम की धारा 80 के जी की, अधिनियम की धारा 80 के जी की। ठीक है, LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कटौती के रूप में किया जाता है? आपका अधिनियम की धारा 80 के सी के तहत, अधिनियम की धारा 80 के सी के तहत LIC प्रीमियम के भुगतान का जो दावा आयकर अधिनियम 1961 जो है इसके तहत कटौती के रूप में किया जाता है। एक लोग बोल रहे थे, हम आपको फिर से बोल रहे हैं, मूल विधि संविधान देखिए किस स्थिति क्या मतलब कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, है ना। कुछ समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है कि बाउंस हो रहा है? बाउंस तो नहीं हो रहा है। अगर बाउंस हो रहा होगा तो बता दीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, बट नॉर्मल नहीं रखेंगे भाई, आप एक थोड़ी रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बात खत्म, चाहे टफ हो चाहे कठिन हो। शराब के प्रभाव में वाहन चलाने से संबंधित अपराध के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अरे भाई आप UPSI बनेंगे, दरोगा बाबू, है ना, तो उसमें तो ये सब आपको करना ही रहेगा, ये सब तो करना रहेगा, और क्या करेंगे वहाँ पे जाके, हैं। चलिए, शराब के प्रभाव में वाहन चलाने से संबंधित अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन चुनिए। कहा कि रक्त में अल्कोहल 10 ग्राम 10 ml होने पर अपराध बनता है? नहीं, 10 ग्राम पता ही नहीं चलता है। केवल सांस परीक्षण निषिद्ध है या रक्त परीक्षण आवश्यक है? ये भी गलत है। रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम और 100 ml से अधिक पाए जाने पर अपराध बनता है, एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए, जो मोटर वाहन अधिनियम है वो कब आया था?
1988 में, है ना, 1988 में। और लागू कब हुआ था मोटर वाहन अधिनियम? लागू हुआ था 1989 में। 1 जुलाई 1989 को मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया, तो उसी के तहत ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, देखिए सज़ा क्या है कि पहली बार जो अपराध होगा इसमें 6 माह की कैद होगी या फिर 10,000 तक आपका जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। दोबारा होने पर 2 वर्ष का कैद या फिर 15,000 तक जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। और शराब की मात्रा की जांच के लिए स्वास्थ्य परीक्षण या रक्त परीक्षण दोनों मान्य है ना। शराब पीकर साइकिल चलाना ये सब चलिए, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ ये तो आपको बता चुके हैं। मोटर वाहन अधिनियम का लागू होता है 1 जुलाई 1989 को। 1 जुलाई 1989 को लागू होता है। हेलमेट लगाने का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में दिया गया था? आपका दिया गया धारा 129 के। धारा 129 के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर किस धारा में है? धारा 203 में है। यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित है मोटर यान अधिनियम 1928 की धारा 119 में। एक शिक्षार्थी का जो लाइसेंस है, एक शिक्षार्थी का जो लाइसेंस है, यह सामान्यतः कितनी अवधि के लिए प्रभावी होता है? तो जब लाइसेंस जारी होता है उससे 6 महीने तक के लिए, है ना, उससे 6 माह तक के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर यान अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं बताइए। तो मोटर यान अधिनियम में कुल 217 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 217 धाराएं हैं। चलिए, आ जाता है दाखिल खारिज वाला मामला। दाखिल खारिज वाला मामला आप जब मिल लेंगे तो इसके बाद फिर आपको दाखिल खारिज करना पड़ेगा। तो देखिए, दाखिल खारिज के आवेदन पर प्रथम स्तर पर आदेश पारित करने वाला राजस्व अधिकारी सामान्यतः कौन होता है? दाखिल खारिज के आवेदन पर प्रथम स्तर पर जो है आदेश पारित करने वाला राजस्व अधिकारी सामान्यतः कौन होता है? तो होता है आपका तहसीलदार। कौन होता है? तहसीलदार होता है। ठीक है, कौन होता है? तहसीलदार होता है। ठीक है, दाखिल खारिज का तात्पर्य क्या है? कि दाखिल खारिज का तात्पर्य है कि जो कब्जा में बदलाव को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराना, इस तरह के मामलों की पहली सुनवाई तहसील स्तर पर होती है। इसलिए प्रारंभिक आदेश सामान्यतः तहसीलदार ही पारित करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई जमीन लिए, जमीन की रजिस्ट्री करा लिए, तो उसका जो है 35 दिन से 3 महीने के बीच में आप उसको दाखिल खारिज करवा सकते हैं, दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका जैसे खतौनी खसरा होता है, उसमें आपका नाम चढ़ने के लिए बात आती है। दाखिल खारिज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दाखिल खारिज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दाखिल खारिज का मुख्य उद्देश्य है राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व या कब्जे का अद्यतन। क्या म्यूटेशन से स्वामित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है? नहीं, यह केवल रिकॉर्ड का प्रमाण है, अंतिम शीर्षक नहीं होता है। म्यूटेशन किन आधारों पर होता है? तो म्यूटेशन जो है आपका, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, यह विक्री, विलेख, उत्तराधिकार या फिर वारिसाना उपहार यानी कि जिसको जैसे बोलते हैं गिफ्ट देना, है ना। जैसे आप सगे हैं, भाई हैं, मतलब जहाँ पे खून का संबंध है वहाँ पे आप ज़मीन जायदाद अपनी जो है गिफ्ट में दे सकते हैं। उसमें आपका जो है फिर उसका चार्ज नहीं लगता है। किसका नहीं चार्ज लगता? स्टाम्प शुल्क नहीं लगता। ठीक है, स्टाम्प शुल्क नहीं लगता, है ना। तो वहाँ पे गिफ्ट में, वसीयत में बंटवारा, इसमें जो है ये म्यूटेशन इन आधारों पर होता है। म्यूटेशन की जो प्रकृति होती है वह कैसी मानी जाती है बताइए। तो म्यूटेशन की प्रकृति आपका संक्षिप्त राजस्व कार्रवाई टाइप का मानी जाती है। म्यूटेशन आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सामान्यतः कहाँ दायर होती है? आपका दायर होती है एसडीएम के समक्ष। कहाँ होती है? उप जिलाधिकारी के समक्ष दायर होती है। क्या रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन एक ही प्रक्रिया? नहीं, अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन जो है आपका दस्तावेज का, और म्यूटेशन जो है यह राजस्व रिकॉर्ड के बारे में बताता है। उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल, क्या बोलते हैं इसको, प्रस्तावना। उद्देशिका भारत को किन शब्दों से परिभाषित करती है और इनमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता यह शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए बताइए। तो आपका जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि उद्देशिका यानी कि जो है प्रस्तावना यह किस वाक्य से शुरू होती है? तो शुरू होते भाई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज की तारीख कब हुआ था पारित? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान का जो है आपको प्रस्तावना याद है? यही है ना, याद रखिए। बचपन में हम लोग याद करते थे ना भारत के संविधान का प्रस्तावना। तो वही है कि कह रहा है कि उद्देशिका किस वाक्य से शुरू होते हैं? तो हम भारत के लोग। उद्देशिका में कितने न्याय है? अभी हम आपको बताए तो 3 न्याय है। एक सामाजिक न्याय, ये देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि उद्देशिका में कितने न्याय हैं, या फिर न्याय के कितने आयाम हैं? सामाजिक न्याय हो जाएगा, आर्थिक न्याय हो जाएगा, है ना, राजनीतिक न्याय हो गया। बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो बंधुता का बोलेंगे यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। क्या उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? हाँ, यह केशवानंद भारती के मामले में इसको मान्यता दी गई, पहले दी गई, फिर हटा दी गई, फिर दी गई। तो केशवानंद भारती
1973 के मामले में इसको मान्यता दे दी गई है। क्या उद्देशिका को मूल अधिकार नहीं बल्कि मार्गदर्शक माना जाता है? एकदम सही बात है, यह मार्गदर्शक देती है। ठीक है। गणराज्य, गणराज्य के बारे में क्या कह रहा है? गणराज्य कह रहा है कि रिपब्लिक आशय क्या है? तो कहा है सर्वोच्च पद जो होते हैं वह वंशानुगत ना होकर जनता से आता है। जो सर्वोच्च पद होते हैं, गणराज्य का मतलब तो यही होता है ना, जो सर्वोच्च पद होते हैं वंशानुगत न होकर जनता से आता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद के 19 के तहत, 19 के तहत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रभुता अखंडता 19 अखंडता को जो है 1902 में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका जोड़ा जाता है 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रावधान के अंतर्गत आती है? तो आपका आती है अनुच्छेद 19 के तहत। इंटरनेट ऑनलाइन अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा माना जाता है? आपका अनुच्छेद 19 के एक के तहत, अनुच्छेद 19 के एक के तहत। धर्म की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता है आपका अनुच्छेद 25 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद यह जो है 21 में। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव का संरक्षण संवर्धन करना, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद आ जाएगा 51 के 1 जी में, 51 के 1 जी में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया? तो मूल कर्तव्य का रखा गया भाग के 4 के ए में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यह किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 51 के 1 एच में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, आपका 51 ए के आई में है। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा से जुड़ा राज्य की नीति निर्देशक तो डीपीएसपी जो है इसका पर्यावरण वाला मामला आपका 48 के ए में है ना। संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में जो है पर्यावरण की गुणवत्ता किस रूप मानी गई? तो आपका जीवन के अधिकार का हिस्सा के रूप में मानी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का संरचना किस मतलब कहाँ पे मतलब किस अनुच्छेद में है भाई साहब? तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का संरचना है यह किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 124 में। किस में है? अनुच्छेद 124 में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होती है इनकी आयु कितनी होती है? मतलब सेवानिवृत्ति की आयु, तो उनकी आयु होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए भाई, प्रश्न पूछ भी लिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के स्थान पर उच्चतम न्यायालय के स्थान का जो प्रावधान होता है संविधान के किस अनुच्छेद में है? उनका अनुच्छेद 130 में है। ये पूछता है, कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क लगा लीजिए, मार्केट। ये प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति का जो उच्चतम न्यायालय है इसे परामर्श का जो अधिकार होता है वो किस अनुच्छेद में? 143 में। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है? परामर्श लेता है। चलिए आगे देखिए, कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विधि तथा तथ्यों के प्रश्नों पर सलाह मांगने की शक्ति और उस पर सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता कहाँ निहित है? तो आपका निहित है अनुच्छेद 143 में। आ गया ना प्रश्न? चलिए अच्छा, ये भी प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न थोड़ा सा कुछ बढ़िया प्रश्न है ना। डरना नहीं है, डर जाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, डरना नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय, कोड ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के कारण कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 के तहत कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय, कोड ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 129 के तहत कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 137 में है। सुप्रीम कोर्ट अपने नियम बनाने की शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? आपका 145 से प्राप्त करता है। उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें संविधान जो किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 146 में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता है संवैधानिक, इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है का जो पद होता है अनुच्छेद 124 में है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको कर लीजिए फटाफट। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वह अपने अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। यह संविधान किस अनुच्छेद में निहित है? यह संविधान किस अनुच्छेद में निहित है बताइए? तो आपका अनुच्छेद 215 में। किसमें है? अनुच्छेद 215 में है, अनुच्छेद 215 में है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 214 के आई में है ना। उच्चतम न्यायालय के लिए उच्चतम न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 217 में। उच्चतम न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति कहाँ निहित है? आपका 226 में है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि अधिकांश न्यायालयों पर उच्चतम न्यायालय की अधीक्षण इसकी जो शक्ति है संविधान की अनुच्छेद में? अनुच्छेद 227 में है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी व्यवस्था संविधान की अनुच्छेद में आपका 229 में है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किस कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 231 में है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 235 में है। लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए बताइए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष अनुच्छेद 58 में वर्णित है। लोकसभा के सदस्यों की जो अयोग्यता है वह आपका 102 में है।
उससे रिलेटेड बातें। और लोकसभा सदस्य की जो शपथ होती है, प्रतिज्ञान संवैधानिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 99 और तीसरी अनुसूची में आ जाएगा। शपथ कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है, तो 3 अक्षर में तीसरी अनुसूची में आएगा। कितनी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के जो स्पीकर है, इसके पद का संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 93 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 93 से प्राप्त होता है। धन विधेयक बताइए। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है भाई? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। किसमें है? 110 में है। ये प्रश्न है, संसद बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यह किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपका अनुच्छेद 84 के ए में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1985 की संबंधित धाराएं से। लास्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? मुख्यतः किस विषय से संबंधित है आपको बताना है। तो आपका संबंधित है चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग अपने संविधान के किस भाग में आता है? तो निर्वाचन आयोग आता है आपका भाग 15 में। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 324 में है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? 326 में है। एक समान निर्वाचन सूची और धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर अयोग्यता निषिद्ध संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 325 में है। चुनावी संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 327 में से मिलती है। अनुच्छेद 327 से मिलती है। और चुनावी मामलों में न्यायालयी दखल पर कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 329 रोक लगाता है। अनुच्छेद 329 रोक लगाता है। तो भाई साहब कैसा लगा? अच्छा लगा? जैसा भी लगा आप एक बार बताइएगा जरूर, है ना। और जो क्लास 1 को कर चुके हैं दोबारा इसको भी करें, वो तो जरूर बताइएगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर है, और आपके लिए और हम क्या कर सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं ना। आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूँगा, अभी EMRS का एग्ज़ाम है 21 दिसंबर को, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि उसका प्रैक्टिस सेट करा दूँ, लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5-7 प्रैक्टिस सेट उसका करा दूँ, क्योंकि उसका मैं बोल के रखा हूँ पहले ही कराने के लिए। ठीक है, उसको कराएंगे। इसके बाद फिर UPSI पे ताबड़तोड़ अटैक होगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, बाय। जोर से बोलो जय UPSI। ठीक है, बाय।